Hello everyone, myself Shweta. Welcome to our YouTube channel पलक द पाथफाइंडर। और लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है यूनिट एंड मेजरमेंट्स को, जिसमें हमने कुछ हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी किए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर को। तो देखिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर कोई भी जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो 2 टाइप से हो सकती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो प्लस उसकी डायरेक्शन हमें पता हो। ठीक है, अब तक तो हम डेफिनेशन में सिर्फ ये 2 बातें पढ़ के आते थे। भाई ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिससे हमें क्या पता चल जाए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता हो। जैसे कि देखिए यूनिट डायमेंशन में आपने कोई चीज़ पढ़ी है, जैसे 5 kg है ना। तो 5 जो है वो क्या है, जो भी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड होती है ना। और जो साथ में लिखी गई है वो क्या होती है, उसके यूनिट होती है। लेकिन 5 kg में हमें ये नहीं पता चलता कि वो मतलब कुछ डायरेक्शन को शो नहीं कर रही है ना। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमें पता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ तक डिस्प्लेस किया है, तो हमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। ठीक है, तो जिससे हमें डायरेक्शन का भी पता चले, प्लस एक क्वांटिटी और जो हमारे वेक्टर लॉ को ओबे करती हो, जो हमारे वेक्टर के जो लॉ हैं उनको ओबे करे, ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। जैसे फोर्स है, फोर्स अगर हम कहें 5 न्यूटन, भाई हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगाया है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखी थी आपकी कोई अलमीरा, जिसको आपने डिस्प्लेस कर दिया 5 न्यूटन फोर्स लगा के इस पोजीशन पे, है ना। तो हमें उसकी डायरेक्शन का पता चल रहा है, भाई ये उसका इनिशियल पॉइंट था, फिलहाल यहाँ पहुँच गई, तो ये उसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो जिसमें हमें डायरेक्शन का पता चल जाए, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। उसमें हम सिंबल जो लगाते हैं इस टाइप से, जो एरो होती है हमारी, वो ये हमारा क्या होता है, देखिए इसमें क्या हो, जैसे कि हमने ये कोई एरो से दिखा दिया। ठीक है, तो ये पता है हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ जाके ख़त्म हो गया, तो जितनी इसकी लेंथ होगी वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो क्या कहलाती है, उसकी टेल है ना। और जहाँ ख़त्म हुई ये क्या है, उसका हेड है। तो हमें ये एरो जो है वो ये शो करती है कि कोई जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है टेल से और कहाँ तक गई है, हेड तक गई है। ठीक है, तो इससे हमें उसकी डायरेक्शन का पता चलता है, कितने मीटर है वो, हम उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, हमारी न्यूमेरिक वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड होगी। उसकी टेल की पोजीशन से उसकी हेड तक की पोजीशन उसका क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। और टेल और हेड की वजह से हम जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्या है, हमारी उसकी डायरेक्शन, कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ गया है, हमारा इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन की तरफ गया है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अब हम कहें कि हमने सुबह से लेके और अब तक मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं कहूँ मैंने भाई 20 जूल वर्क किया है, लेकिन वो वर्क किस डायरेक्शन में किया, आप कहोगे भाई किस डायरेक्शन में काम किया, तो उससे हमें जो है ना डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो ऐसी क्वांटिटी जिससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या कहलाती है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। और साथ में डेफिनेशन में आप कुछ वेक्टर लॉ से रिलेटेड पढ़ेंगे, वो मैं फिर आपको आगे साथ साथ बताती जाऊंगी। देखिए इसकी डेफिनेशन, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो हमारे वेक्टर के लॉ हैं, जो ट्रायंगल लॉ है, जो पैरेललोग्राम लॉ है, उन लॉज को वे ओबे करे। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, 5 न्यूटन हो गया जैसे फोर्स है, और उसकी हमें क्या है, डायरेक्शन पता हो कि कहाँ से लेकर
कहाँ तक लगा है, और जो हमारे वेक्टर के लॉज को फॉलो करते हो। ये वेक्टर के लॉज से मतलब आप क्या समझ सकते हैं, देखिए आगे जगह नहीं है, मैं यही बताती हूँ आपको। जैसे एक क्वांटिटी है हमारी फोर्स, ठीक है, और एक क्वांटिटी है करंट। करंट में हम कहें कि हमारा करंट यहाँ से यहाँ फ्लो किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ फ्लो किया, और फिर ये हमारा करंट गया। करंट की डायरेक्शन है, लेकिन करंट क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। क्यों स्केलर है, क्योंकि वो हमारी ये जो थर्ड कंडीशन है वेक्टर अलजेब्रा वाली, इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अगर 2 एम्पियर करंट गया, ये 3 एम्पियर गया, तो टोटल करंट जो इसमें फ्लो करेगा वो हमारा कितना कहलाएगा, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्स में क्या है, आपको डायरेक्शन का पता है, डायरेक्शन तो हमें इसमें भी पता है। लेकिन अगर आप ये कह दो कि हम इसको कुछ एंगल पे डिवाइड कर दें, ये तो ये था, अब कह दो एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, और टोटल ये जो गया, मान लो 5 एम्पियर करंट ऊपर से आया था, 3 नीचे से आया, तो टोटल 8 एम्पियर। इसमें जो है डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें जो है डायरेक्शन होते हुए भी करंट इन अलजेब्रा के जो लॉज हैं हमारे वेक्टर के, उसको ओबे नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो करंट है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है डायरेक्शन होने के बावजूद भी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और स्केलर में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। देखिए स्केलर की डेफिनेशन, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जैसे कि करंट में है, देन इट डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई दैट इट इज ए वेक्टर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी हमेशा हमारी वेक्टर ही हो, ठीक है। फॉर इट टू बी अ वेक्टर, वेक्टर होने के लिए उसकी जो हमारी थर्ड कंडीशन है वेक्टर अलजेब्रा की, उसको ओबे करना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। उस कंडीशन को उसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। जैसे कि करंट का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि करंट जो है हमें पता है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इतने एम्पियर, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। लेकिन जो हमारी वेक्टर वाली कंडीशन है, ये यूँ तो नहीं है ना कि हमने भाई कोई बैटरी लगा रखी है चार्ज करने के लिए, और आप कहो कि ये अगर 90 डिग्री पे ही लगेगी तो ही वो चीज़ हमारी बैटरी जो है किसी भी उसकी कंप्लीट चार्ज होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको पकड़ के ऐसे खड़े रहें। तो कहने का क्या मतलब है, वो डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो करंट की, उसको ये डिपेंड नहीं करता कि वो इधर से इधर आ रही है या ये वायर यहाँ से यहाँ सीधी जाएगी तो ही कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो करंट क्या है, करंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वो होने के बावजूद जो थर्ड कंडीशन है वेक्टर अलजेब्रा की, उसको फॉलो नहीं करता। इसीलिए ये क्वांटिटी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए ये क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। आगे देखिए हमारे जो वेक्टर की कुछ टाइप्स होती हैं, किस किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर नाम से पता चल रहा है जो वेक्टर क्या हो, आपके इक्वल हो। इक्वल कैसे हो, जैसे ये हमने कोई एक वेक्टर लिया a, ठीक है, ये हमारा सेकंड वेक्टर हो गया b। अब एक और वेक्टर ले लो c, ये c है, ये दिख रहा होगा आपको, ये हमने वेक्टर ले लिया c। तो इक्वल होने के लिए आप देखिए इनकी लेंथ इक्वल है, स्टार्टिंग पॉइंट तो सबका सेम है, लेकिन ये जो C है वो क्या है, B से और A से ज़्यादा है। इस डायग्राम में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो वेक्टर A है और B है दोनों इक्वल हैं, उनकी डायरेक्शन भी वही है दोनों की, है ना, डायरेक्शन C की भी सेम है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप इनको मेज़र करेंगे, मान लो ये 2 मीटर और ये 5 मीटर है, तो इनका जो C का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इनसे अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जो A और B हैं ये क्या कहेंगे, हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर होने के लिए जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इक्वल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस।
जो भी हमारे वेक्टर्स इक्वल होंगे उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, दोनों ही सेम होंगी। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। ये कोई हमने ए वेक्टर लिया, सेम उसके जितना ही हमने बी वेक्टर लिया है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, अगर इसी में मैं इतना ही मैग्नीट्यूड उसका सेम रखती हूँ लेकिन उसके डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दें तो ये हमारा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। उसके लिए हमारी जो कंडीशन है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाली, वो दोनों को ही ओबे करना चाहिए। ठीक है, यानी उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हमारे जो वेक्टर ए और बी हैं वो इक्वल होंगे, सी जो है वो इनके इक्वल नहीं होगा। क्यों, इसमें तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा था इसीलिए, और वहाँ क्या है उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है इसलिए वो इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी, उनको हम इक्वल कब कहेंगे, व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट देखिए पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, अब ये कोई हमने ले लिया वेक्टर ए, ठीक है, ये हमने ले लिया वेक्टर बी, ये कोई हमने ले लिया वेक्टर सी। इन सब में क्या है, इनकी डायरेक्शन हमें सेम दिखाई दे रही है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों का अलग अलग है। सी सबसे स्मॉल है, ए जो है वो बी से स्मॉल है, बी जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सबकी क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन जो है ए बी और सी तीनों की ही क्या है, सेम है। जो तीनों वेक्टर है उनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। जो इनका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा केस देखिए, ए बी एंड सी, इस केस में इनके मैग्नीट्यूड भी आपको इक्वल दिख रहा है और इनकी डायरेक्शन तो सेम दिखाई दे रही है ना। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड केस में अगर मैं लिखूं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी तीनों का इक्वल है। ठीक है, और जा रहे हैं क्या, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, तो एक पैरेलल वेक्टर क्या कहलाएंगे। पैरेलल वेक्टर होने के लिए जो हमारी कंडीशन है वो ये फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी जो है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल कोई भी लाइन है, अब ऐसे अगर मैं दोनों हैंड्स ऊपर या नीचे कर दूं तो इनके मैग्नीट्यूड में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन क्या है, इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। कब पैरेलल कहलाएंगे, जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, डेफिनेशन देखिए इसकी, टू वेक्टर्स ए एंड बी, कोई भी दो वेक्टर ए एंड बी कब पैरेलल कहलाएंगे, जब बोथ हैव सेम डायरेक्शन। व्हेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन, जब दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में सी कोई वेक्टर लगा दूं तो इसका मतलब वो उसके डायरेक्शन से अपोजिट है, वो क्या हो जाएगा, फिर उसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने के लिए पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या रहेगी कि उसकी डायरेक्शन को सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल हमारा यही है कि जो दो वेक्टर हैं वो क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। जो दो वेक्टर हैं हमारे वो क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। मैग्नीट्यूड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पैरेलल के केस में, पैरेलल जो वेक्टर है उसमें, और एंटी पैरेलल के लिए भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मैग्नीट्यूड इनका सेम भी रखते हो बाई चांस, आप देखिए थोड़ा और लंबा कर लो इसको। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और जैसे ही हमारी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या हो जाएगा, वो उसके एंटी पैरेलल हो जाएगा।
डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, ठीक है, उस चीज़ का फिर कोई इफेक्ट नहीं है। इस केस में हमारी डायरेक्शन वाली कंडीशन फॉलो होगी। लास्ट वाले केस में क्या था, उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शंस, जब उनकी डायरेक्शंस क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर नाम से ही पता चल रहा है जो एक लाइन में हो, जो वेक्टर एक लाइन में हो, ऐसे वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। देखिए कैसे, अब ये है वेक्टर ए, ठीक है, यही कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर है सी, ठीक है। अब क्या ए और बी ए और बी एक लाइन में है ना। अब भी कोई एक लंबी सी लाइन हमने खींच दी ये सीधी सी, और इसी पे ये वेक्टर ए जा रहा है, ये वेक्टर बी जा रहा है, और इस लाइन पे वेक्टर सी वापस आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या देख सकते हैं कि ए और बी एक लाइन पे हैं भाई, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। लेकिन सी भी तो इसी लाइन पे है, सी भी हमारा इसी लाइन पे है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है ए और बी से, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो थोड़ी सी क्या है हमारी, उससे जस्ट अपोजिट है, लेकिन ये क्या रहेगा, कोलिनियर ही कहलाएगा। अब अगर इनके नीचे मैं कोई वेक्टर लगा दूं ऐसे डी, ठीक है, या ई, ये दोनों जो डी और ई हैं ये एक दूसरे के कोलिनियर हैं, लेकिन ए बी और सी के क्या हैं, पैरेलल कह सकते हैं आप, ठीक है, उस लाइन में नहीं हैं। अगर एक लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे ए बी सी, बेशक उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वो वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, उसी लाइन पे उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, जैसे कि हमारी सी की दिखाई गई है, लेकिन क्या है, डी और ई जो हैं वो हमारे उस लाइन पे बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या है, उसके जस्ट पैरेलल हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है डी को चाहे हम इधर भी कर लें, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसकी डायरेक्शन सेम है तो वो एक लाइन पे होंगे, ठीक है। एक लाइन पे होने के लिए इस टाइप से उनको जाना पड़ेगा, फिर उस लाइन पे उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। व्हेन द वेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन कैन शेयर द सेम सपोर्ट, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर गया, ये बी वेक्टर गया, और ये सी वेक्टर वापस आ रहा था इसी लाइन पे। तो ऐसे जो वेक्टर हमने कंसिडर किए हैं ए बी सी, ये हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है डेफिनेशन से। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, देखिए इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई भी क्वांटिटी आती है, पहली बात तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। अब कोई हमने ए वेक्टर लिया है, उसमें से ए ही वेक्टर को हमने माइनस कर दिया, तो आप कहेंगे जीरो बच गया, लेकिन नहीं, वो हमारा क्या बचेगा, जीरो वेक्टर बचेगा। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में से आप वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, तो हमारा जो बचेगा रिजल्ट वो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। इस केस में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड हमारा जीरो होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, इसकी जो डायरेक्शन की हम बात करें वो हो जाएगी इनफाइनाइट। अब ये जीरो वेक्टर है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी हो गया है, ये कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन में क्या बताया गया है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन क्या हो, इनफाइनाइट हो, जो कहीं भी इधर उधर हवा में जा सकता है, अब उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ऐसी हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, जीरो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, जब दोनों क्वांटिटीज, यानी ये ए इधर से आया और ये ए
इधर से आया, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों क्वांटिटीज़ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और जब हम इसको इस क्वांटिटी में रखेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, हमें 0 वेक्टर देगा। क्लियर है भाई ये बात। इसमें डायरेक्शन क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, आर्बिट्रेरी का मतलब यही होता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक पहले तो इसका सिंबल देखते हैं। किसी भी क्वांटिटी को इस टाइप से उसके ऊपर कैप लगा के अगर लिखा जाता है तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, यूनिट वेक्टर, यूनिट क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो उस यूनिट वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस यूनिट और वेक्टर दोनों बातें उसके नाम में ही दिखाई दे रही हैं आपको, यानी उस क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डिवीजन, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, क्वांटिटी यूनिट वेक्टर कहलाती है। ये एक कैप हमारा क्या है, ये ऊपर क्या लिखा गई है, उसी की वेक्टर क्वांटिटी और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइड में क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। ऐसी क्वांटिटीज हमारी क्या कहलाती हैं, यूनिट वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। उसी क्वांटिटी का ए वेक्टर है तो ए का ही हम वेक्टर क्वांटिटी, डिवाइड में हमें ए का मैग्नीट्यूड लेना है। इसको आप मैग्नीट्यूड को अगर सिंबल हटा भी देंगे तो ये किस टाइप से लिखा जाएगा, इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा देखा होगा आपने, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेने के बाद प्लस माइनस सिंबल हमारे हट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी डेफिनेशन है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कोई भी वेक्टर जिसको डिवाइड किया गया हो उसके मैग्नीट्यूड से, वो क्या कहलाएगी, यूनिट वेक्टर कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, यूनिट वेक्टर कहलाएगी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, डायग्राम में आपको 3 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं जो 3 डायमेंशन है। इसमें जो हमारे एक्स, वाई और जेड एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जो जेड एक्सिस हैं, ये हमारे 3D में होते हैं, ठीक है। और इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, कैसे, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप, वाई के लिए हमने जे कैप को लिखा है और जेड के लिए जो है हमारा के कैप है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस, ऑल थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के साथ क्या हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सभी जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर कौन, आई, जे और के, ऐसे यूनिट वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, जो तीनों क्या हो, एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो एक दूसरे के क्या हो, जिससे हमारे ये थे, ये पढ़ा है ना अपने रूल जो है हमारे फिंगर वाला, तो ये हमारा क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं, आई, जे और के यूनिट वेक्टर, ये सभी क्या हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं तो यानी कि वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। पोलर वेक्टर क्या होता है, ये देखिए। पोलर वेक्टर में क्या होता है, हमें ये पता होता है, दोनों एग्जांपल लिखे मैंने, देखिए इसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब हमने फोर्स लगाया है तो हमें ये पता है कि यहाँ से हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था और उधर हमने किसी को धक्का लगा दिया आगे की तरफ, ठीक है। जैसे गेट को हम पुल या पुश या पुल करते हैं, ठीक है, ऐसे ही किसी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी हमें ये पता होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, और ये हमारी फिनिशिंग पॉइंट है, हमारा जो हेड और टेल है जो हमारा, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें हमें ये पता हो कि जो हमने पोजीशन हमारी स्टार्ट की है, फोर्स लगाना जो हमने स्टार्ट किया है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, पोलर वेक्टर कहलाती है, जिसमें क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो। क्लियर है ये बात। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे दोनों ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं।
एक्सियल वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे वेक्टर होते हैं हमारे जो एक्सिस के अलोंग होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं। इसके जो मेन है हमारा इसमें वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे कि ये जो इसका रोटेशनल एक्सिस, इसका क्या होता है, रोटेशन। देखो मैं इसको डायग्राम से बताती हूँ आपको, ठीक है। ये हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैंने इस टाइप से दिखाया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या रहेगा हमारा, अगर इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये लाइन जो नीचे वाली है ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये क्या है आपका, ये इस टाइप से ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, तीनों ही हमारे किसके एग्जाम्पल रहेंगे, एक्सियल वेक्टर के रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओमेगा जो है ये क्या है, एक्सियल वेक्टर। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर स्केलर से नहीं, हमें क्या बताना पड़ेगा, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देखिए ये तो हमारा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। और अगर इसी तरह से हम क्लॉकवाइज को दिखाएं, घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया है, तो इसमें ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी वो ये रहेगी, क्लॉकवाइज। इसमें जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, क्लॉकवाइज ऑफ रोटेशन रहेगी हमारी एक्सिस की, ठीक है। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा, ये क्या रहेगा हमारा, एक्सियल वेक्टर रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक एक्सिस के अलोंग है, जो हमारा थंब रूल है, जैसे आप ये पेन देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलोंग अगर घड़ी क्या है, ऐसे रोटेट करती है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। और अगर मैं ये जो है हमारी फिंगर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये सर्कुलर जो आपको रोटेशन मोशन में दिखेंगी, तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब घड़ी की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना हमारी रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। और अगर जैसे ही हमने क्लॉकवाइज किया तो हमारा थंब कहाँ चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो गया ऐसे, और थंब कहाँ गया, नीचे गया। थंब नीचे जाते ही हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव, यानी कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाता है, ध्यान रखना ये थोड़ा सा उल्टा है, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो जाती है क्वांटिटी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या रहेगी, थंब से देखें, थंब अगर ऊपर है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हमारी फिलहाल इस थंब की तरफ है, तो ये हमारी क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी। और जैसे ही हमने क्लॉकवाइज किया इसको घड़ी की तरह, ये थंब कहाँ गया आपका, नीचे की तरफ गया, ठीक है। और वो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। इसकी डेफिनेशन देखिए, दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स, ठीक है, एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसके अलोंग होते हैं, ये बीच में एक एक्सिस है, जैसे कि टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंटम तो आपको समझ में आ गया होगा। टॉर्क क्या है वो देखिए, अब कोई एक पॉइंट आपको फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, और इस पे आप फोर्स लगा रहे, बाहर से जो आपने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया है, वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क। कोई चीज को फिक्स करने, अब यूं पूरा घुमाने लग जाओ तो ये यूं घूमता रहेगा, है ना, लेकिन इस पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया और सिर्फ इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सिर्फ ये घूमेगा, ठीक है, ये घूम के ऐसे ये वापस आ जाएगा। तो ये ऐसा फोर्स हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो ये क्या हुआ, उस फिक्स पॉइंट के अलोंग है, उस एक्सिस के अलोंग है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, एक्सियल वेक्टर कहलाएंगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी देखिए, दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। और आप इस राइट हैंड रूल की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर तो आपने पढ़ लिए थे, है ना, जो एक लाइन में हो। कोप्लेनर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो हमारे एक प्लेन में हो, जो हमारे क्या हो, एक प्लेन में हो, ठीक है। मैं इस टाइप से अगर इसको बना दूं,
तो डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 मैंने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं आपके सामने, और ये सभी के सभी एक प्लेन में हैं, सभी के सभी क्या हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन ये सेकंड और थर्ड और फिफ्थ और सिक्स्थ ये क्या है, आपके एक दूसरे के साथ लाइन में हैं, देख सकते हो ना, ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के साथ लाइन में हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर कोलिनियर वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हो लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, एक लाइन में भी बने हुए हो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। तो इसमें से हम इनको कोलिनियर भी बोल सकते हैं और कोप्लेनर तो है ही ये, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है, 3 या उससे ज्यादा वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, अगर वो लाई करते हो किसके अंदर, सेम प्लेन में। इफ दे आर लाई इन द सेम प्लेन, 3 or more vectors are called coplanar vectors if they lie in the same plane. 2 free vectors हमेशा कोप्लेनर होंगे। फ्री वेक्टर से आप क्या समझ सकते हो, इस टाइप से। अब ये एक प्लेन के अंदर तो है लेकिन क्या है, फ्री है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फ्री है। अगर ये किसी प्लेन से बाहर है, ऐसे और ऐसे करके आपने इनको जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या रहेंगे, ये फ्री नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जुड़ गए, इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर ऐसे वेक्टर्स वो एक लाइन में हैं या नहीं है, वो फिर कोलिनियर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। 2 फ्री वेक्टर हमेशा क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम नंबर पूछे गए हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, डिफरेंट है। इसने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और हम उनको ऐड करें तो हमारी जो क्वांटिटी हमें मिले वो क्या मिले, रिजल्टेंट जो मिले वो 0 रिजल्टेंट मिले। तो मिनिमम 2 या 3, ठीक है। लेकिन वो 2 वेक्टर देखिए, पहली बात इसने क्या कहा है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो 2 ऐसे वेक्टर थे जिससे हमें क्या मिल जाता, रिजल्टेंट 0 मिल जाता। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। अब 2 का मैग्नीट्यूड तो आप अगर करो तो क्वांटिटी आपको 0 नहीं मिलेगी, क्वांटिटी आपको 0 नहीं मिलेगी। 2 में 0 कब मिलती, जब हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता, सेम होता। अगर मैग्नीट्यूड उनका सेम बोला जाता तो हमारा रिजल्टेंट हमें 0 वेक्टर मिलता। लेकिन इसने पूछा है, पहले ही ये बात बता दी कि जो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। उनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए हमारे पास कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए, ताकि अगर एक 5 है तो बाकी के हमारे जो 2 हैं वो क्या हो जाए, 2 और 3, इस टाइप से करके हमारा जो रिजल्टेंट है, जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमें क्या मिले, 0 मिले, ठीक है। तो मिनिमम अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो 3 हो जाएंगे, अगर सेम मैग्नीट्यूड बोला गया है तो 2 आंसर आता आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की ट्राइंगल लॉ। देखिए कोई एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इसको हमने A बोल दिया, ये हमने B बोल दिया, ठीक है। अब इनको जो जोड़े वो क्या कहलाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो एक ट्रायंगल के अंदर हो। तो ऐसा ला हमारा क्या कहलाता है, इनकी वेक्टर एडिशन, और वो रिजल्टेंट की वेक्टर एडिशन आपको क्या मिलेगी, A प्लस B। वो हमें क्या मिलेगी, A प्लस B। एक बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट था टेल से, है ना, और वो गया हमारा एरो हेड की तरफ। A यहाँ से चलकर इस O पॉइंट से गया इस पॉइंट तक, कैपिटल A, और फिर उसके बाद उसके हेड से उसकी टेल B की, जो कहाँ खत्म होती है, इस B पॉइंट पे, ठीक है। तो रिजल्टेंट
यहाँ से यहाँ नहीं बनाएंगे, रिजल्टेंट जो है वो आपका बनेगा इस इनिशियल पॉइंट से उस फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इनकी एडिशन भी लिखेंगे, तो जो आर रहेगा हमारा वो इनिशियल क्या था, ए प्लस बी रहेगा। समझ रहे हैं इस बात को? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी और ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट में आप क्या लिखेंगे, क्या इसको भी आप a प्लस बी से शो कर सकते हैं? क्या इसको भी हम a प्लस बी से शो कर सकते हैं? नहीं, इसमें जो इनिशियल पॉइंट है वो इस O पॉइंट से, लगा लो ये O है हमारा, इस O पॉइंट से यहाँ आया वेक्टर पहले, फिर इससे उस तक गया A तक, और तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, R इनिशियल से आएगा, जहाँ दोनों हेड मिलते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट, लास्ट पॉइंट कहलाएगा। तो इसमें रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, B प्लस A हो जाएगा। इस तरीके से आप रिजल्टेंट को लिख सकते हैं। डेफिनेशन देखिए ट्रायंगल लॉ की, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, हमने ये नॉन जीरो वेक्टर क्यों लिखा है, हम टू वेक्टर भी लिख सकते थे, नॉन जीरो हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि जीरो वेक्टर्स में क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो जाती है, जो हमें पता नहीं होता, इनफाइनाइट होते इधर उधर, है ना। इसलिए जो भी हम वेक्टर लेंगे वो वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए, जिससे कि हमें उसकी डायरेक्शन का पता हो, ठीक है। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड जो हमने कैसे ली है, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट क्या होगी, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल इन द अपोजिट ऑर्डर। समझ गए? जो हम लास्ट स्लाइड में अभी देख के आए हैं, सेम वही रिजल्टेंट हमारा क्या रहेगी, उनकी क्लोजिंग साइड जहां वो खत्म हुई है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा ट्रायंगल लॉ के लिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, और ये हमारा रिजल्टेंट जो कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा। ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है, इसी फिगर से समझाती हूँ मैं आपको। अब इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा होगा, ए और बी के बीच का एंगल ये वाला होगा, या मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, या फिर ये वाला होगा। बी पहले क्या था, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे थे, यानी बी लेटा हुआ था इस लाइन के अलोंग, तो ये ए था और यहाँ बी था, ठीक है। अब धीरे धीरे बी को जो है ऊपर उठा दिया, हमारा बी यहाँ पहुँच गया, तो जो एंगल बनेगा थीटा ए और बी के बीच में वो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल काउंट नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो एंगल काउंट किया जाएगा कौन सा किया जाएगा, इस थीटा को हम काउंट करेंगे। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होगे आप, ए और बी के बीच का जो हम एंगल लेंगे, ये हमारा बी ये वाला वेक्टर है, ए हमारा ये है। इनको अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इनको हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड क्या बन जाएगी, बी के कंपोनेंट्स, ये बन जाएगी हमारी बी साइन थीटा, ये बन जाएगी बी साइन थीटा। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस के फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे, और ये जो नीचे वाली लाइन बन जाएगी ये बनेगी आपकी बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दोबारा डायग्राम देख लीजिए एक बार। ये हमारा वेक्टर ए था, ये कोई वेक्टर हमारा बी है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आर रहेगा, जो कि ए प्लस बी था, इनके बीच में एंगल हमने अल्फा ले लिया। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा एंगल है ए बी के बीच में थीटा, ये होगा आपका बी साइन थीटा, और ये वाला रहेगा यहाँ तक
बी कोस थीटा, हमने इनके कॉर्नर्स के पॉइंट के नाम नहीं दिए, ठीक है। अब इनका जो मैग्नीट्यूड आर है रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट इस कंप्लीट ट्रायंगल का हम लेंगे, यानी जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये साइड रहेगी बी साइन थीटा, ठीक है। ये साइड कंप्लीट हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी कोस थीटा। ये आर क्या रहेगा, ये आर हमें निकालना है, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें आर निकालना है। नीचे वाली साइड हमारी क्या बन गई, ए प्लस बी कोस थीटा, और वो हमारी क्या हो गई, बी साइन थीटा। तो आर स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वेयर, इसकी हम होल स्क्वेयर लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। इसकी क्या कर सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हम कोस थीटा करके अलग अलग लिखते हैं। चलो देखिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, प्लस हमारा क्या रहेगा, बी स्क्वेयर साइन थीटा, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटीज ऐड कर देते हैं अगर हम, तो ये 1 हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट आर कहलाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो आर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो आया कैसे बस हमने वो देखा है। हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा आर, क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। और अगर हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम इस कंप्लीट फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लेंगे। तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट अल्फा, डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला रहेगा हमारा tan अल्फा, अल्फा जो हमने इनके बीच में एंगल लिया है वही रहेगा। टेंजेंट क्या होता है, p बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, b साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, b साइन थीटा, और हमारा बेस क्या है, a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा, ये रहेगी आपकी डायरेक्शन। एक बार दोनों फॉर्मूले सामने लिख देती हूँ। ये तो हमारा डायरेक्शन का हो गया, और हमारा रिजल्टेंट का क्या रहेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी, सॉरी मैग्नीट्यूड का प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, ये दोनों फॉर्मूले थे आपके ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए। इसके बाद देखिए पैरेललोग्राम लॉ में क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या कहेंगे, ठीक है, इनको ये सभी एक पॉइंट पे मिल रही हैं। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है वेक्टर ए के लिए, कहाँ गया, वेक्टर बी पे, इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, ये आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यही लिखेंगे ना, इनका रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। अब इसके पैरेलल है तो ये साइड हमारी क्या होगी b, और ये साइड हमारी क्या हुई a, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या इसको भी हम a प्लस बी लिख सकते हैं या b प्लस a लिखेंगे। टेल और हेड देखिए कहाँ जा रहा है, स्टार्टिंग टेल ये है, पहले b और फिर उसके बाद a, उसके बाद हमारा रिजल्टेंट मिलता है, तो इसका मतलब b प्लस a, तो इसका मतलब दोनों रिजल्टेंट हमारी जो डायगोनल है वो सेम गई है, ठीक है। हमारी जो डायगोनल है वो दोनों की क्या है, ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो पता है आपने हमें क्यों लिखा है, ताकि डायरेक्शन हमें पता हो, ठीक है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं, जैसे ये b था इधर वाला और ये a था, ठीक है, ये हमारी जो डायगोनल आर गई थी,
ठीक है, फिर ये उनके पैरेलल वेक्टर्स थे हमारे। तो दोनों एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की कब उनका रिजल्टेंट क्या हो, उनके बीच की डायगोनल जो उस पॉइंट में से इंटरसेक्शन जो हुआ है दोनों वेक्टर का उसमें से पास होकर गई हो। ठीक है, दोबारा देख लीजिए डेफिनेशन। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट उनके बीच की डायगोनल होगी। ठीक है, जो कहाँ से पास होके जाती है, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमारा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। और लास्ट में देखिए उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा। अगर इसको डायग्राम पीछे वाले स्लाइड में अच्छे से बना हुआ है, अगर इसको कर दे तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है आर का हमारा वही वैल्यू निकालेगा जो हमारी ट्रायंगल लॉ में निकली थी। तो आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, सेम एज इट इज आप लिख दोगे, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डायरेक्शन हमारी वही सेम रहेगी, उनके बीच का जो हमारा एंगल होगा tan अल्फा, ये हमारा जो एंगल था आर्क के बीच में, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या था, a प्लस बी कोस थीटा, और ये हमारा क्या था, b साइन थीटा था। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट हम निकालेंगे तो वही हमारी सेम डायरेक्शन रहेगी, क्या, b साइन थीटा बाय a प्लस बी कोस थीटा। दोनों वेक्टर एडिशन के लाज के लिए हमारे मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है हमारा वो, और हमारे जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद इनके जो केस आते हैं हमारे मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से, वो देखिए लास्ट में। बस फॉर्मूला एक बार दोबारा हम यहाँ लिखते हैं। आर का जो था वो क्या था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। अब हमने थीटा की वैल्यू से रिजल्ट को निकालना है। अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू से रिजल्ट को निकालना है। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाए, अगर हमारा थीटा क्या हो, कोस थीटा यानी 0 डिग्री हो, ठीक है, तो हमारा आर क्या होगा, उस पोजीशन में आर मैक्सिमम हो जाएगा। उस पोजीशन में आर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 होते ही हमारी क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और कोस 0 तो क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। तो हमारी आर की वैल्यू क्या आई, a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ना, और जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमारा आर मैक्सिमम बन जाएगा a प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर का। ठीक है, और जब हम इसकी स्क्वायर रूट हटाएंगे स्क्वायर से कट करके, तो हमारी आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी आ जाएगी। हमारी आर मैक्सिमम की वैल्यू उस टाइम क्या होगी, a प्लस बी। क्लियर। सेकंड केस देखिए, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री हो, अगर कोस 180 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या है, -1। कोस 180 मीन्स -1। उस टाइम हमारा आर क्या होगा, मिनिमम। इसको कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा जब -1 आएगा जब यहाँ पे, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा a माइनस बी। ठीक है, आर मिनिमम में हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी। कैसे आएगा, दोबारा देख लो। जब हम यहाँ -1 रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो किसका बन जाएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर का बन जाएगा। ठीक है, और जब इसको कट करोगे तो हमारी आर मिनिमम क्या आएगी, a माइनस बी आएगी। और लास्ट देखिए हमारा केस, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब 0, तो हमारा आर क्या होगा, हमारी आर की वैल्यू क्या होगी, ये टर्म तो रह जाएगी 0, और आर आएगा आपका a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और ये हमारा वेक्टर का फर्स्ट पोर्शन था। उसके बाद जो भी आपके सजेशन हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आज मैं क्लास यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।